आज के रोज हम लोग राजीव भार्गवा जो कि प्रोफेसर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के और जेएनयू में भी प्रोफेसर राजीव भार्गवा, उनकी एक किताब है जो आपके सिलेबस में लगी हुई है जिसका नाम है पॉलिटिकल थियरी एंड इंट्रोडक्शन। ये उसका हिंदी अनुवाद रखे हुए हैं, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो इस किताब में शायद दूसरा चैप्टर जो है वो ये है कि हमें पॉलिटिकल थियरी यानी राजनीतिक शास्त्र पढ़ने की क्या ज़रूरत है ना? क्यों पढ़ें, हमें क्या आवश्यकता है? जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल थियरी। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें राजनीतिक सिद्धांत की क्या आवश्यकता है, हम क्यों पढ़ें हैं, हम कुछ और काम क्यों नहीं करें। तो राजीव भार्गवा इस लेख में, इस एसे में आपको ये बतलाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, अगर आप राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थियरी को पढ़ेंगे तो कोई आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे बल्कि आप अच्छा ही काम करेंगे। तो आज हम राजीव भार्गवा का ये जो लेख है उसको पढ़ेंगे कि प्रोफेसर साहब ने क्या क्या बातें कही हैं, क्यों ये अहम है। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन हम लोग धीरे धीरे तमाम जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको हम यहाँ पे उठाएंगे। और अगर इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो बहुत सारी बातें जो इस चैप्टर में की गई हैं वो आपको न सिर्फ बीए बल्कि एमए बल्कि एमफिल और पीएचडी में ये सवाल, ये इस तरह के मसले बार बार आएंगे और आप उसका बहुत ही आसानी से जवाब दे पाएंगे। सबसे पहली बात जो राजीव भार्गवा ने अपनी किताब में कही है कि जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, वो एक ऐसा प्राणी है जो इकट्ठे रहता है यानी समाज में रहता है, वो कलेक्टिव उसकी लाइफ है। कोई भी व्यक्ति जो है अकेला जीवन यापन नहीं कर सकता है ना? अकेला उसकी सारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती है, उसका विकास अकेले नहीं हो सकता है, सांस्कृतिक विकास नहीं हो सकता है। क्या आप अकेले जिंदगी जी पाएंगे? जी पाएंगे? कुछ लोगों को लगता है हमें दूसरों से क्या मतलब है, मैं तो अकेला ही रहूंगी। ऐसा आप सोचती हैं? कभी कभी सोचती हैं, कभी कभी सोचती हैं। अब आप देखिए, अकेले रहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरा कमरा है, मैंने इसको गेट को बंद कर लिया है ना, और फिर रील बनाना शुरू कर दिया मैंने, है ना, तो इसको हम अकेला रहना नहीं कहते हैं। क्योंकि अगर आप रील भी बना रहे हैं तो रील बनाने के लिए आपके मोबाइल फोन में बैटरी चाहिए कि नहीं चाहिए? उस बैटरी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? उस बिजली को पैदा करने वाले लोग कुछ बाहर बैठ के बिजली पैदा कर रहे हैं तभी तो आपके घर में आ रहा है। अगर वो लोग बाहर काम न करें तो आपका रील बन पाएगा? दूसरी बात, रील बनाने से पहले कुछ अच्छा खाना भी होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा अच्छा। अगर अच्छा खाना आपको आपकी मम्मी जो है मैगी बना के नहीं दी तो क्या आपको बेहतरीन से रील आप बना पाएंगे? बना पाएंगे? आपकी मम्मी जब मैगी बनाती है तो उसके लिए उसके अंदर में जो टोमेटो डालती हैं, जो टमाटर डालती हैं, जो धनिया डालती हैं, अगर किसान वो धनिया को अगर ना उगाए तो क्या आपका मैगी बन सकता है? तो कहने का मतलब है कि आप कुछ पल के लिए अपने कमरे को बंद करके आप रील बना सकती हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, हमें कुछ नहीं लेना देना है। ये जो है ये सही बात नहीं है, ये अतार्किक बात है। जिसको कहना है कहे। कोई भी इंसान जो दुनिया में कितना भी आपके पास माल हो, दौलत, पैसा क्यों ना हो जाए, आप अकेले नहीं रह सकते हैं।
क्योंकि हमारी ज़रूरतें जो हैं ये समाज ही पूरा करता है। अगर आप आज पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हैं तो ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में सिर्फ आप चाहें कि मैं पढ़ लूँगी तो आप नहीं पढ़ पाएंगी। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके क्लास में और भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिससे आप बात करती हैं, वो कुछ बोलती हैं तो आप सुनती हैं, तो आप उनसे भी सीखती हैं और वो आपसे भी सीखते हैं। तो सवाल सबसे पहले है कि पॉलिटिकल थियरी क्यों ज़रूरी है। इसको समझने के लिए सबसे पहला सवाल जो है दिमाग में बैठा लेना है, और ये बातें बार बार आ रही है, पहले ही क्लास से आ रही है कि इंसान जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। इंसान जो है एक पॉलिटिकल एनिमल है। वो इंसान चाहे कि हम अकेले जीवन यापन कर लें तो इंसान अकेले जीवन यापन नहीं कर सकता है। अब इसी से दूसरी बात निकल गई कि अगर इंसान जो है समूह में रहता है, एक ग्रुप में रहता है, इकट्ठे रहता है, लोगों के साथ रहता है, बहुत बड़ी तादाद में रहता है, तब लोग कैसे रहें इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। अगर इस क्लास के अंदर में बहुत सारे बच्चे आते हैं तो उसका एक क्लास का टाइमिंग है ना कि भाई 8:30 बजे से पॉलिटिकल थियरी की क्लास होगी, तो 8:30 बजे हम सबको आना है। ठीक है, 2, 4, 5 मिनट कोई आगे पीछे आ सकता है। कोई कहे कि नहीं मैं 9 बजे नहीं आऊंगा, मैं रात को 8:30 बजे आऊंगा, तो क्लास तो नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही हम कलेक्टिव लाइफ हमारी होती है, जैसे ही हम समूह में रहते हैं, तो उसके बाद दूसरा सवाल आ जाता है कि इस समूह को हम कैसे व्यवस्थित करें, किस तरह से व्यवस्था बनाएं, किस तरह से इस समूह को लेके ऐसा एक नियम, एक कानून बनाएं ताकि सबकी भलाई हो सके, एक बेहतर समाज बन सके। तो ये जब हम कलेक्टिव लाइफ हम जीते हैं तो दूसरा सवाल हो जाता है कि हमें सोसाइटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, समझ भी होनी चाहिए। अब सोसाइटी के बारे में समझ ही नहीं हो तो आप सोसाइटी के बारे में अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं? बताइए। अगर आप मान लीजिए अपने इलाके में मेयर बन जाते हैं, है ना, कि हम सब शहर के सारे समस्याओं को हम दूर करेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि स्कूल का प्रॉब्लम कहाँ है, आपको पता ही नहीं है हॉस्पिटल का प्रॉब्लम कहाँ है, आपको पता ही नहीं है कि सड़क कहाँ साफ है, कहाँ नालियाँ गंदी है, आपको कुछ भी पता नहीं है। आपको ये भी पता नहीं कि आपके शहर में कौन कौन से गरीब लोग रहते हैं, महिलाओं की क्या समस्या है, तो आप क्या अच्छा मेयर बनेंगी? तो आपको समाज के बारे में अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझ चाहिए, आपको समझ बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि समझ जो है वो आप किसी दुकान से ऑर्डर कर सकते हैं, हेलो हाँ 10 रुपए का समझ मुझे भेज दो, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा जल्दी भेजना, हो पाएगा ऐसा? तो पहली बात यह है कि ह्यूमन बीइंग अकेले नहीं रह सकता है। वो जब रहेगा तो समूह के साथ रहेगा। जब समूह के साथ रहेगा तो लोगों की सोच अलग अलग है, लोगों के विचार अलग अलग हैं, लोगों के स्वार्थ अलग अलग हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तमाम लोगों की भलाई के बारे में हमें शासन व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अब आप लोकतंत्र को ले लीजिए। हम किसी इलाके में जब चुनाव होता है तो कोई चुनाव लड़ता है, कोई लड़ता है मान लीजिए एप्पल पार्टी से, कोई चुनाव लड़ता है मैंगो पार्टी से, कोई चुनाव लड़ता है गुआवा पार्टी से, कोई चुनाव लड़ता है बनाना पार्टी से। तो सब चाहते हैं हम जीत जाएं, लेकिन कुछ कायदा बना हुआ है ना कि भाई एक दिन वोटिंग होगा, वोटिंग के दिन सब लोग वोट डालेंगे और जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट होगा वो जीत जाएगा, उसको सर्टिफिकेट मिलेंगे और वो फिर उस इलाके का प्रतिनिधि हो जाएगा। और फिर जीतने के बाद क्या वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करेगा जो उन्होंने वोट दिया, या सबके लिए काम करेगा? बोलिए, सबके लिए काम करेगा। ये नहीं कहेगा अच्छा आपने मुझे वोट दिया था, नहीं पानी बंद करो इस इलाके में, आपने दिया था मुझे, नहीं इनके इलाके में स्कूल बंद, आपने वोट दिया था, नहीं इनके इलाके में अस्पताल बंद। ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि समाज में हम एक ऐसी पॉलिसी बना के ही आगे बढ़ सकते हैं जिससे एक बेहतर लाइफ हो। आप अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ बनाएंगे पॉलिसी तो वो नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले कि ह्यूमन बीइंग एक साथ रह सकता है, इकट्ठे रह सकता है, समूह में रह सकता है,
और दूसरी बात है कि ह्यूमन बीइंग जो है उसको सोसाइटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सोसाइटी को उसको समझना पड़ेगा। तो ये पॉलिटिकल साइंस कोर्स में आपने एडमिशन लेके सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? वही तो काम हम यहाँ कर रहे हैं, सोसाइटी को समझने का हम काम कर रहे हैं कि सोसाइटी को हम बेहतर तरीके से समझे। फिर आगे का सवाल, ह्यूमन बीइंग जो है वही रिफ्लेक्ट करता है ना, वही सोचता है, समझता है, उसमें गौरव फिक्र करने की एक ताकत होती है, वो चिंतन कर सकता है, वो मनन कर सकता है, वो ध्यान लगा सकता है, वो बातों को समझ सकता है। हम ये बात आपको बार बार क्लास में बता रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान जो है, वो दूसरे जानवरों से कुछ अर्थों में अलग है और कुछ अर्थों में एक समान है। जानवर भी खाना खाता है, वो घास खाता है, कोई चाउमीन खाता है, हम चाउमीन खाते हैं। जानवर जो है वो भी घूमता है, हम भी घूमते हैं। जानवर भी दौड़ता है, हम भी दौड़ते हैं। जानवर भी आवाज देता है, हम भी आवाज देते हैं। जानवर भी अगर कोई खतरे को देख लेगा तो भागेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक डॉग सामने बैठा हुआ है, मान लीजिए पार्क में, और कोई इंसान भी बैठा हुआ, जब बारिश होगी तो दोनों आ जाएगा कि नहीं अंदर कमरे के अंदर में? तो डॉग को भी ये पता है कि बारिश आ रही है तो उसमें मैं भीग जाऊंगा, है ना, तो वो भी भाग के अंदर आ जाएगा। तो डॉग के पास भी क्या है, एनिमल के पास भी सेंस है, सेंस है ना, वो उसके पास समझ सकता है, आग देख के उसे भी पता चलेगा नहीं पास मत जाओ, जल सकते हैं। इंसान के पास भी है, लेकिन इंसान इसके अलावा भी कुछ है। यानी जानवरों के जो भी गुण हैं या जानवरों के पास जो भी इसकी सब खाने पीने घूमने की जो भी उनके पास जो भी क्षमता है वो इंसान के पास है। लेकिन इंसान के पास एक प्लस आ गया। प्लस क्या है? सोचता है, मनन करता है, चिंतन करता है, और इंसान क्या करता है? कॉन्सेप्ट के थ्रू दुनिया को समझता है। मिसाल के तौर पे जब आप अपने क्लास के अंदर में किसी को बहुत ही अच्छा कपड़ा पहनते हुए देखते हैं तो आपको लगता है कि ये व्यक्ति अमीर हो सकता है ना। अगर किसी व्यक्ति को अगर आप बार बार क्लास के अंदर में इधर उधर घूमते हुए देख रहे हैं या मोबाइल फोन को चलाते हुए देख रहे हैं तो आपके दिमाग में दो बातें आएंगी, या तो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है या सर जो पढ़ा रहे हैं वो बोरिंग पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इंसान जो होता है एक चीजों को देखने के बाद बहुत दूर तक सोच लेता है। इतनी क्षमता नहीं होती है जानवरों की। ह्यूमन बीइंग जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, ये उसकी क्वालिटी है। आप लोग समाचार देखते होंगे, समाचार के अंदर में मान लीजिए शहर के अंदर में कुछ गड़बड़ हो गया तो जो रिपोर्टर होता है वो कैसे बोलता है? शहर के अंदर में जगह जगह पे लोग सड़कों पे आ रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, गरीब लोगों में गुस्सा है, उनके इलाके में रसोई गैस खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, वहां पे हालात ठीक नहीं है। तो एक जो पत्रकार जो होता है, एक रिपोर्टर होता है, वो सारी बातें ऐसी बयान करता है कि आपको भी सब कुछ पता चल जाता है कि नहीं चल जाता है। तो इंसान के अंदर में गुण है कि नहीं है? गुण है। अगर वही चीज आप किसी को गाय को रिपोर्टर बना दीजिए, हाँ, क्या गाय रिपोर्टर बन सकती है? क्या बफेलो रिपोर्टर बन सकता है? क्यों? क्योंकि वो क्या है, अगर गाय को और बफेलो को अगर आपने मान लीजिए उसके पास आपने जाके कुछ गर्म चीज या आग को दिखाया तो डर जाएगी, लेकिन आग क्या होता है उसके बारे में बहुत ज्यादा वो सोच नहीं रही है। हमने इंसान जो थे, हमने आग को देखा, तो आग को देखने के बाद मानव जाति ने भी आग से डरा, उसको भी शुरू में आग से डर लगा होगा ये क्या चीज है, लेकिन इंसान ने फिर धीरे धीरे क्या किया, अच्छा ये आग है, अच्छा तो इसमें अगर हमने आलू को उसमें पका दिया इस आग के अंदर में तो बहुत ही अच्छा भरता बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? उसके बाद इस आग को अगर हमने जाड़े में जला दी तो क्या होगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, सर्दी हमारी दूर हो जाएगी। अच्छा
फिर आग पे अगर हम किसी पतीले में राइस डाल देंगे और उसके अंदर में थोड़ी सी इलायची और जीरा डाल देंगे तो जीरा राइस बन जाएगा। फिर उस आग का इस्तेमाल अगर हम स्टीम बनाने में करेंगे तो इससे रेलगाड़ी चल सकती है। इस आग का इस्तेमाल अगर हम और किसी काम में करें तो बिजली बन सकती है। इस आग का इस्तेमाल हम फैक्ट्री में कर सकते हैं। इस आग का इस्तेमाल हम बर्तन बनाने में कर सकते हैं, है कि नहीं है? तो आग का कितना इस्तेमाल हुआ? आग का इस्तेमाल सड़क बनाने में भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो अलकतरा और ये सब चीजें होती है उसको गर्म करके डालते हैं कि नहीं डालते? आप कहीं भी सड़क बनता है तो देखते हो कुछ जलता हुआ है ना, एक बड़ा सा ड्राम के अंदर में कुछ काला काला सा रखा हुआ है नीचे से बिल्कुल। तो आग के बारे में आग क्या क्या कर सकता है। फिर हमने आग के ऊपर कहानी बना दी, आग के ऊपर कविता बना दी, आग के ऊपर बहुत सारी बातें आ गई है ना। अरे उससे बात मत करो, उसकी बात आग की तरह होती है। क्या मतलब हुआ? माने वो अच्छा नहीं है, प्लीजेंट नहीं है, है ना। फिर कोई होगा अरे वो तो बिल्कुल आग है, बच के रहना। तो वहां क्या मतलब है कि बहुत ही जो भी शॉर्ट टेम्पर्ड है। और एक और बात है, कॉन्सेप्ट जो होता है वो एक ही नहीं होता है। लोग कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से समझते हैं। यही तो इंसानों की बहुत ये है, क्या कहेंगे, इंसान की जो जिंदगी है उसका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके पास आऊं और आपके पास एक रेड रोज यानी गुलाब का फूल दूं तो आपको क्या लगेगा कि ये हमसे दोस्ती करना चाहता है। लेकिन अगर मैं ट्रैफिक पुलिस वाला हूं और मैंने रेड लाइट जला दी तो वहां अगर आप कार लेके जा रहे हैं तो वहां क्या होगा कि वो ट्रैफिक वाला मुझसे प्यार कर रहा है? क्या बोल रहा है ट्रैफिक वाला? स्टॉप स्टॉप। और अगर आप रामलीला मैदान की तरफ से जा रहे हैं और वहां पे कोई लाल झंडे लिया है, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, तो लाल झंडे को देखो आपको क्या लगा कि ये पार्टियां जो हैं सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं, मजदूरों और किसानों की पार्टियां हैं। लाल झंडे का मतलब हुआ मजदूर और किसान की पार्टी, लेफ्टिस्ट और सोशलिस्ट की पार्टी। तो एक ही लाल के एक मतलब है या कई मतलब हैं? कई मतलब है। इसीलिए ह्यूमन बींग्स जो है, इसकी जिंदगी जो है, इंसानों की जो जिंदगी है, मानव का जो समाज है वो आसान है कि कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक ही कविता के एक अर्थ नहीं हो सकता, कई सारे अर्थ हो सकते हैं। एक ही कंसेप्ट के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। जो कपड़ा आप पहनती हैं, जिस कपड़े को आपके समाज में कहा जाता है वाओ वेरी ब्यूटीफुल, उसी कपड़े को दूसरे समाज में कहा जाएगा ये कपड़ा अच्छा नहीं है। जो खाना आप खाती हैं दूसरे समाज में अगर वही खाना बना के दे दिया जाए तो लोग कहेंगे कि अच्छा नहीं है। तो कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं, है ना। इसीलिए हमारी बातों में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। आप बोलते हैं ना नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, है ना, क्योंकि इंसान जो है वो हर चीज को कॉन्सेप्ट के थ्रू ही समझता है, उस एक अवधारणा के थ्रू ही समझता है। वो ऐसे नहीं समझ सकता, किसी चीज को आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते। जैसे अगर मैं क्लास के अंदर में आ रहा हूं और मान लीजिए मैं कैसे बोल रहा हूं, क्या पहना हुआ हूं, क्या ड्रेस किया हूं, कैसे मैं चलता हूं, कैसे लिखता हूं, इसको देख के आप लोगों के दिमाग में मेरे बारे में कुछ ना कुछ छवि बनी होगी। ये छवि हो सकता है कि एक ना हो सबके दिमाग में। किसी को लगता होगा ये अच्छा टीचर है, किसी को लगता है नहीं अच्छा टीचर नहीं है, है ना। तो लेकिन आप जब भी मुझे देखेंगे आप हमेशा अपने एक किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू ही मुझे देखेंगे और कभी भी मेरे बारे में जो राय होगी वो एक नहीं हो सकती है। क्योंकि रेड का आप एग्जांपल हमेशा याद है, रेड रोज एक माने, रेड लाइट अनदर माने, लाल झंडा रेड फ्लैग अनदर माने। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट्स अलग अलग होते हैं। इसीलिए आप जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट को बार बार सोचने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है, थिंक करने की जरूरत है, किताब पढ़ने की जरूरत है, तमाम सवालात को सोचने की जरूरत है। तो हमें समाज के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, गहरी समझ चाहिए। कम समझ या ज्यादा समझ? बोलिए, गहरी समझ समाज के बारे में चाहिए या थोड़ी समझ चाहिए? अच्छा आप बताइए, गहरी चाहिए कि थोड़ी चाहिए? क्यों गहरी चाहिए बताइए? बोलिए, समाज के बारे में गहरी समझ क्यों होनी चाहिए बताइए?
बोलिए बोलिए, डरने की क्या बात है, बोलिए बताइए। समाज के बारे में हमें अगर समझना है तो हमें गहरी समझ होनी चाहिए, डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी। क्यों? हाँ हाँ जी। अगर हमें समाज के प्रति ज़्यादा नॉलेज होगी तो हमें सोच के समझने की ज़्यादा वो रहेगा, और फिर हम समझ सकते हैं हाँ ये चीज़ गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए, हमें अपने अधिकारों के बारे में मालूम। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्या नाम है आपका? पायल के बारे में। आपका क्या नाम है? राखी। अच्छा, आप बताइए। नहीं, सबको सुनाइए ना, मुझे मत सुनाइए, सबको देखिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गायत्री है। हाँ। अगर हमें ज़्यादा नॉलेज होगी तभी हम सब चीज़ का जवाब दे पाएंगे, अगर नहीं होगी नॉलेज तो हम कैसे दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। हमें अपने देश के बारे में पता होना चाहिए, क्या हो रहा है क्या। बिल्कुल, देश के बारे में पता होना चाहिए। सब बोलिए, सब बोलिए, ऐसा नहीं है कि मैं ही बोलूंगा सिर्फ, आप बताइए। सर, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम उस बात को समझ नहीं पाएंगे, गहराई से समझ पाएंगे, तभी जवाब भी दे पाएंगे, समाज में अच्छे से रहेंगे। बिल्कुल, ये तो देखिए कितना सही सही जवाब दे रही हैं। तो ये अब हम लोग एक नई चीज पढ़ने शुरू करेंगे, एक नई चीज। ये बताने के बाद अब राजीव भार्गवा वो ये कह रहा है कि अच्छा, अगर हम लोगों को सोचना इतना जरूरी है, अगर इंसान सोचने में बहुत माहिर है, तो क्या इंसान जो आजकल सोच रहा है, क्या इंसान पहले भी ऐसा सोचता था, या सोचने के तौर तरीके इंसान के बदल गए हैं, है ना? तो राजीव भार्गवा ने कहा कि आधुनिक काल में, यानी मॉडर्न टाइम में, आधुनिक काल में जिस तरह से विद्वान, जिस तरह से राजनीति शास्त्र के विद्वान, जिस तरह से वैज्ञानिक सोच रहे हैं, वो पुराने जमाने के में यानी आधुनिक काल से पहले, यानी प्री मॉडर्न टाइम में वो वैसा नहीं सोचते थे। आधुनिक काल में सोचने समझने का एक जो तरीका था उसमें एक बदलाव आया जिसे हमें जानना चाहिए। तो आप पूछेंगे क्या बदलाव आया है आधुनिक काल में सोचने समझने में? तो कह रहे हैं राजीव भार्गवा कि पहले के जमाने में, यानी आधुनिकता से पहले, आधुनिक पीरियड से पहले, 15वीं सदी से पहले, है ना, जो दुनिया सोचती थी या यूरोप जो सोचता था, उसमें क्या था, साइंस को और फिलॉसफी को अलग नहीं किया गया था। यानी आज आप देखते होंगे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस होता है उसमें किसी को बीएससी की डिग्री मिलती है, एमएससी की डिग्री मिलती है ना। तो ये कह रहे हैं कि पहले साइंस और फिलॉसफी, इस तरह के जो डिपार्टमेंट, जैसे आज के दौर में वो डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए हैं कि आप क्या करते हैं बीएससी, आप क्या करते हैं बीए, वो क्या कर रही है बीकॉम, वो क्या कर रहे हैं बीएससी। तो आज के आधुनिक दौर में जो सब्जेक्ट है उसका डिवीजन हो गया है ना। साइंस का अलग डिपार्टमेंट हो गया, साइंटिस्ट अलग तरह के रिसर्च करेंगे, और सोशल साइंटिस्ट, फिलोसोफर अलग तरह से रिसर्च करेंगे। फिलोसोफर का जो सब्जेक्ट होगा रिसर्च करने का वो अलग होगा, और साइंटिस्ट का रिसर्च करने का जो सब्जेक्ट होगा वो अलग होगा। कह रहे हैं कि आधुनिक काल से पहले, यानी 15वीं सदी से पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें किसी तरह का डिवीजन नहीं था। साइंस और फिलॉसफी एक ही साथ लोग करते थे, दो अलग अलग डिपार्टमेंट और विभाग टाइप की चीज नहीं थी। अब आपको भी पता है कि आज के दौर में अगर ये बीएससी कर रही हैं तो ये किसके बारे में पढ़ती हैं? ये भौतिक दुनिया के बारे में पढ़ती हैं, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ती हैं, जैसे वाटर, एयर, सॉइल, ट्री, रॉक, फॉरेस्ट, इस तरह की चीजों को पढ़ती हैं, है ना। ह्यूमन बॉडी, है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। एनिमल बॉडी, इस तरह की चीजें पढ़ते हैं। प्लांट्स, फ्लोरा, फाउना, इस तरह की चीजें पढ़ते हैं। अगर आप राजनीति शास्त्र करती हैं, अगर आप फिलॉसफी करती हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस करती हैं, अगर आप हिस्ट्री करती हैं, अगर आप हिंदी पढ़ती हैं, अंग्रेजी पढ़ती हैं, उर्दू पढ़ती हैं, तो आपके सवाल कुछ अलग होते हैं। आपके सवाल होते हैं मानव समाज के बारे में, है ना, कि मानव समाज कैसा होना चाहिए, मानव समाज को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मानव समाज की क्या क्या समस्याएं हैं, मानव समाज आपस में क्यों लड़ रहा है, लोग आपस में क्यों लड़ते हैं,
शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, समूह क्या होता है, लोग क्या होते हैं, ट्राइब क्या होता है, आदिवासी क्या होते हैं, कविता क्या होता है, भावना क्या होती है, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं किसमें, ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में, जो आप लोग कर रहे हैं बीए प्रोग्राम है ना। आर्ट्स, बीए का मतलब बैचलर इन आर्ट्स, तो आर्ट्स डिपार्टमेंट अलग हो गया, और कोई बीएससी करे तो साइंस डिपार्टमेंट अलग हो गया। लेकिन राजीव भार्गव कह रहे हैं कि अगर आप 15वीं सदी से पहले जाओगे, यूरोप में मॉडर्न पीरियड से पहले जाओगे, प्री मॉडर्न पीरियड में जाओगे, तो इस तरह का डिवीजन सब्जेक्ट का नहीं था। इसीलिए आपको एरिस्टोटल का नाम आप जानते होंगे, और अरस्तु जो है उनको पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाया जाता है, और अरस्तु को साइंस में भी पढ़ाया जाता है, और अरस्तु को लिटरेचर में भी पढ़ाया जाता है। तो अरस्तु कैसे थे कि वो साइंस के लिए भी रेलेवेंट हैं, वो सोशल साइंस के लिए भी रेलेवेंट है, और लिटरेचर के लिए भी रेलेवेंट है। लेकिन आजकल का क्या हो रहा है, आजकल यानी आधुनिकता आने के बाद वेस्टर्न थिंकिंग में क्या हुआ, साइंस में और फिलॉसफी में डिवीजन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, डिवीजन करेगा। साइंस किसके बारे में रिसर्च करेगा, साइंस करेगा पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, नदी, झरने, है ना, रॉक, सॉइल के बारे में करेगा। और साइंस और सोशल साइंटिस्ट, आप जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोग क्या करेंगे, शासन प्रणाली, आपका कहने का मतलब वितरण, सामाजिक व्यवस्था, लोग कैसे हैं और अधिकार हमारे कैसे हैं, तो ये कह रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले के जमाने में इस तरह का डिवीजन नहीं था। और यूनिवर्स, यूनिवर्स को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में जो पहले के जो विचारक थिंकर जब सोचते थे, माने 15वीं सदी से पहले, प्री मॉडर्न टाइम में, तो ब्रह्मांड को समझते थे कि ब्रह्मांड जो है ना, ये यूनिवर्स जो है उसका एक अर्थ है, एक मीनिंगफुल है, और ये इंसानों की जो जिंदगी है, इंसानों की जो दुनिया है, इससे काफी दूर और काफी बड़ा है ना। और ब्रह्मांड जो है उसका एक उद्देश्य है ना, ब्रह्मांड को बनाने में उसका एक उद्देश्य है, उसका एक पर्पस है ना, और ब्रह्मांड का एक लक्ष्य है, और ब्रह्मांड जो है उसका एक कॉज को क्या कहते हैं हिंदी में, कॉज, उसका एक रीजन है, उसका एक कारण है ना। और ये जो है ना एक बेहतरीन डिजाइन के तरह ब्रह्मांड बना हुआ है, एक तरह का एक डिजाइन को क्या कहेंगे कि एक तरह का ये जानबूझ के पर्पसफुली एक अर्थ के साथ ब्रह्मांड को बनाया गया है। लेकिन आधुनिक दौर में क्या हुआ, इस तरह की सोच बदल गई, क्योंकि मॉडर्न साइंस के आने के बाद इस तरह की सोच बदल गई, और ये समझा गया कि आपको नेचर जो है और जो ब्रह्मांड है उसका कोई मतलब नहीं है, और जो पहले की जो थिंकिंग थी उसको चैलेंज किया गया, और समझा गया कि जो नेचर है वो डिस्क्रीट थिंग्स, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, वो अलग अलग चीजों से बना हुआ है, और ये जो नेचर जो बना हुआ है वो एक्सीडेंटल बना हुआ है, इसका कोई पर्पस नहीं है। तो आपने देखा कि जो पहले का दौर था, प्री मॉडर्न टाइम था, माने आधुनिक काल से पूर्व का जो टाइम था, उसमें दुनिया को, ब्रह्मांड को, नेचर को देखने का तरीका होता था, अच्छा ये ब्रह्मांड है, इसका एक मकसद है, इसका एक लक्ष्य है, इसका एक पर्पस है, इसको जानबूझ के बनाया गया है, ये यूं ही नहीं आ गया है। लेकिन आधुनिक काल में जो सोचने का हमारा तरीका था वो बदल गया, और अब हम लोग क्या करते हैं, हर चीजों को अलग अलग करके अध्ययन करते हैं। आप लोगों में से किसी ने साइंस पढ़ा है, साइंस पढ़ते हैं तो आपने भी देखा होगा, कोई आप रिसर्च करते हैं तो कंट्रोल रिसर्च करते हैं ना, बाकी चीजों से उसको लिंक करके नहीं करते हैं, है ना। अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं तो बाकी अदर फैक्टर को आप एक्सक्लूड कर देते हैं उसके साथ। क्यों? क्योंकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग यही बनी है कि धरती में, दुनिया में, ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं उसका कोई पर्पस नहीं है, उसका कोई पर्पस नहीं है, वो यूं ही है, वो एक्सीडेंटल है, और सारी चीजें अलग अलग हैं, उनके बीच में कनेक्शन नहीं है। अब आप सोचेंगे इतनी सुबह में इतनी भयानक और इतनी गहरी बात करने का क्या मतलब है, ये हमारे कोर्स से कैसे जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है क्योंकि आप क्या सोचते हैं
वो डिपेंड करता है कि आप क्या फैसले लेंगे। मिसाल के तौर पे, अगर आपके दिल में ये बात है कि गरीब कोई भगवान नहीं बनाते हैं, गरीब कोई परमात्मा नहीं बनाता है, गरीब समाज बनाता है, तो अगर आप अपने कॉलेज में और आपके कॉलेज में 100 बच्चे सवेरे ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो आप प्रिंसिपल बनेंगे तो उनके लिए ब्रेकफास्ट का इंतजाम करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन अगर आपकी सोच ऐसी है कि अरे जो गरीब लोग हैं वो इसलिए गरीब होते हैं कि काम नहीं करते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, तब ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कोई प्रपोजल आपके पास लेके आएगा कि सर 100 बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, क्या आप कोई एक पॉलिसी बनाएंगे कि उनको सवेरे समोसा और उनको एक जलेबी मिल जाए? आप बोलेंगे ये फ्री में आता है क्या समोसा और जलेबी? दिन भर तुम सोते हो, काम नहीं करते हो, और उसके बाद जलेबी और समोसा मिलेगा? नहीं है कॉलेज के पास इतना फंड। तो सवाल यह है कि दुनिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो डिपेंड करता है कि अभी आप क्या फैसला लेंगे। क्या ब्रह्मांड यूं ही बना हुआ है तो आप एक तरह के फैसले लेंगे? क्या ब्रह्मांड जो है उसका कोई पर्पस है? क्या ब्रह्मांड का कोई डिजाइन है, या ब्रह्मांड ऐसा ही बन गया? अगर आपकी सोच प्री मॉडर्न थिंकर की तरह है तो आप कुछ अलग तरह के कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। अगर आपकी सोच मॉडर्न थिंकर की है तो आप राजनीतिक शास्त्र कुछ अलग तरीके से करेंगे। ये बात धीरे धीरे खुल जाएगी, ये बात धीरे धीरे खुल जाएगी। आपसे मेरा यही निवेदन है कि जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं आप उसको एक बार सुन लीजिए, जो इंपॉर्टेंट बात आपको लगे उसको नोट कर लीजिए, और सारी चीजें धीरे धीरे खुल जाएगी। अब आखिर में मैं सवाल पूछ रहा हूं, ब्रह्मांड के बारे में मॉडर्न टाइम के जो थिंकर है वो कह रहे हैं कि इसका कोई पर्पस नहीं है, ये यूं ही बन गया है ना, इसमें सारी चीजें अलग अलग हैं, जुदा जुदा है, एक का दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। ये बातें आपको ज्यादा सही लगती है कि ये सही लगती है मतलब आधुनिक काल से पहले वाले थिंकर कह रहे हैं कि नहीं, ये ब्रह्मांड जो बना है उसका एक मकसद है, एक गोल है, एक लक्ष्य है, यूं ही नहीं बना है? क्या आपको सही लग रहा है, इनकी बात या उनकी बात? नहीं बोलिए, दोनों की बात। कोई बताइए, कोई बोलना चाहते हैं? ये दो तरह की थिंकिंग में आपको क्या लग रहा है, कौन कौन सी थिंकिंग आपको ज्यादा अपील कर रही है? बोलिए। ब्रह्मांड के कुछ लक्ष्य हैं, यूं ही नहीं है, लेकिन आधुनिक थिंकर कह रहे हैं यूं ही है, वो एक्सीडेंटल है। बोलिए। मॉडर्न थिंकिंग ज्यादा एनहांस भी है और सॉर्टेड भी है। ये कह रहे कि मॉडर्न थिंकिंग जो है वो ज्यादा इनहांस है, माने ज्यादा शार्प है, ज्यादा टू द पॉइंट है, यही ना आपके कहने? और बताइए, डरना नहीं है, फिलोसोफर डरते नहीं है, फिलोसोफर डरते नहीं, अपनी बात रखते हैं। आप कभी भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? आप इंसान हैं, समाज में रहते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो जो दुनिया को देखते हैं, तो एक बात बताइए, अगर मेरा कैमरा है और मैं अपने कैमरे से रील बनाऊं तो मेरा भी रील है, ये अपने कैमरे से ये अपना रील बना रही है तो इनका भी रील बन रहा है। आप कोई ये कह सकता है कि इनका रील मुझे पसंद ज्यादा है, इनका रील मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कोई ये तो नहीं कह सकता कि इसके कैमरे में कुछ है ही नहीं है। तो आपका दिमाग भी तो एक तरह से कैमरा है। अब जब समाज में घूमती हैं तो आप भी तो सब चीजों को कैच कर रही हैं। तो आपकी बातों से मैं सहमत हो सकता हूं, सहमत नहीं हो सकता हूं, मुझे आपकी बात अच्छी लग सकती नहीं लग सकती, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि इस क्लास में इन्हें तो कुछ भी नहीं आता है। ये नहीं हो सकता है। और अब मैंने आपको कहा ना कि पॉलिटिकल थियरी करना, आप तार्किक तरीके से रैशनली चीजों को रखिए, तमाम पक्षों को तौलिए, तो पॉलिटिकल थिंकर जो होता है ना वो तमाम पहलुओं के अंदर जाएगा। वो ऐसा नहीं है मेरा मन है मैं ऐसा ही बोलूंगा, नहीं। आप सब लोगों के पास नॉलेज है, आप सब लोगों के पास समझदारी है। होता क्या है, समाज डरा के रखता है आपको, बोलना मत, कहीं गलत हो जाएगा लोग हंस देंगे, ऐसा नहीं है। आपको जानबूझ के रखा है, इसलिए आप सबको बोलना है, सबको आता है। और हम लोग पॉलिटिकल थियरी जो पेपर है ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेमेस्टर में, उसको हम पढ़ रहे हैं, और एक सवाल तो आएगा ही आएगा आपको कि पॉलिटिकल थियरी क्या है, पॉलिटिकल थियरी क्यों पढ़ें, पॉलिटिकल थियरी का फंक्शन क्या है, व्हाई डू यू नीड पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल में पॉलिटिकल से आप क्या समझते हैं, थियरी क्या है, थियरी क्यों पढ़ें, ये सब सवाल आएंगे। इसीलिए मैं 2, 3, 4 क्लास आपको इसी टॉपिक पे ले रहा हूं। और एक और अहम चीज ये है
कि ये जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का ही सवाल नहीं है। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, वहाँ पर यही चीज़ें आती हैं। यानी हम यहाँ पे दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, राजनीति शास्त्र का, राजनीतिक सिद्धांत का दर्शन हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं। आज के क्लास में हम वही बात आगे बढ़ा रहे हैं जो हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी कि सबसे पहले कोई आके पूछे आपसे कि व्हाई डू यू नीड ए पॉलिटिकल थियरी, आपको राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने की क्या जरूरत है? आप बाहर जाओ, कहीं घूमने जाओ, अच्छा अच्छा खाना खाओ, है ना। ये राजनीतिक सिद्धांत पढ़ के आप अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो राजीव भार्गवा, जिनकी किताब और जिनके आर्टिकल्स आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, उन्होंने एक लेख लिखा है, एक आर्टिकल लिखा है कि हमें पॉलिटिकल थियरी क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड ए पॉलिटिकल थियरी। मैं उन्हीं की कुछ बातों को यहाँ पे दोहरा रहा हूँ। प्रोफेसर राजीव भार्गवा जेएनयू के प्रोफेसर थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, अभी रिटायर्ड हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल थियरी हमको क्यों करना है, क्यों चाहिए। तो राजीव भार्गवा ने इसी क्रम में कहा है कि जो कॉस्मोलॉजी है, जो सोचने का अंदाज है, जो दुनिया देखने का अंदाज है, वो आधुनिक काल में यानी मॉडर्न पीरियड में 15वीं सदी के बाद से वो जो सोचने का जो तरीका था वो पहले के तरीके से यानी पिछले जो थिंकर्स हैं उनसे काफी बदल गया। तो हमें मॉडर्न थिंकर, आधुनिक समय में जो चिंतक हैं वो कैसे सोचते हैं, उनको अगर हम समझ लेंगे तो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में भी बहुत सारी चीजें, बातें हमें समझ में आएंगी। हमने अभी ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो प्री मॉडर्न थिंकर थे, आप नोट्स देख सकते हैं, जो प्री मॉडर्न थिंकर थे, जो पहले के थिंकर थे 15वीं शताब्दी से पहले, वो क्या करते थे, वो साइंस में और फिलॉसफी में फर्क नहीं करते थे, उसको इंटीग्रेटेड यानी उसका एक ही साथ अध्ययन करते थे। उनको लगता था कि जो दुनिया है, ये यूनिवर्स है, इसका एक पर्पस है, इसका एक गोल है, हर चीज एक फाइनल गोल की तरफ मूव कर रही है, कोई भी चीजें एक्सीडेंटल नहीं है, कोई भी चीजें यूं ही नहीं है, बल्कि उसका एक मकसद है। लेकिन जब राजनीतिक सिद्धांत को लेके जब आधुनिक चिंतक आए तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं, हम पहले की बातों से अब हम सहमत नहीं हैं, हम अब नए तरीके से सोच रहे हैं। तो आपको जानना चाहिए कि आधुनिक चिंतक कैसे सोच रहे हैं। तो जो आधुनिक मॉडर्न थिंकर थे, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने प्री मॉडर्न जो थिंकर्स थे उनकी आलोचना की, है ना, उनसे अपने आप को अलग किया। जो आधुनिकता से पहले जो दार्शनिक थे उनसे अपने आप को अलग किया, और उन्होंने क्या कहा कि यूनिवर्स जो है उसका कोई पर्पस नहीं है ना, यूनिवर्स जो है उसका कोई पर्पस नहीं है, उसका कोई गोल नहीं है। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलीजन और फिलॉसफी में भी ये बातें पूछी जाती है कि क्या ब्रह्मांड को किसी ने बनाया, है ना, क्या ये दुनिया किसी ने बनाई। तो कोई कहते हैं कि पत्ता भी नहीं हिल सकता है, मतलब एक सुपर नेचुरल पावर है, कहते हैं ना लोग कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है जब तक कि ईश्वर या गॉड न चाहे। और कुछ लोगों का क्या मानना है कि नहीं, ये दुनिया यूं ही है ना, ये ऐसे ही आई हुई है, इसको हम किसी के साथ जोड़ नहीं सकते हैं। तो जो मॉडर्न थिंकर थे उन लोगों ने क्या किया कि इस यूनिवर्स को कहा कि ये यूं ही है, ये एक्सीडेंटल है, इसका कोई फाइनल कॉज नहीं है, इसका कोई गोल नहीं है, और यूनिवर्स हैज नो पर्पस, इनका कोई मकसद नहीं है, और ये डिस्क्रीट थिंग से बनी हुई यानी अलग अलग चीजों से बनी हुई है। मतलब ये कुर्सी में और इस बेंच में कोई रिलेशन नहीं है, हाँ, ये घर में, ये प्लेग्राउंड में कोई रिलेशंस नहीं है, है ना। हर चीज अपने आप में जुदा है, हर चीज अपने आप में अलग है। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल थिंकिंग। तो आधुनिक काल में
जो थिंकर की जो सोच हुई है वो मैकेनिकल थिंकर हुई है। वो चीजों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। उनको लगता है कि दुनिया का कोई पर्पस नहीं है, दुनिया यूं ही है, दुनिया एक्सीडेंटल है। और पहले के जो थिंकर थे वो जिस तरह से सोचते थे वो स्पेकुलेट करते थे, वो कल्पना करते थे, है ना। वो कल्पना के क्या कहते हैं, उड़न खटोले पे बैठ के सैर करते थे। लेकिन जो नए दौर के जो चिंतक हुए हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अब स्पेकुलेशन, हमें कल्पना नहीं करनी है, अब हमको इंपेरिकल स्टडी करनी है। अब आप पूछेंगे कि ये इंपेरिकल स्टडी क्या हुआ है, तो इंपेरिकल स्टडी का मतलब हुआ कि जो आपके एक्सपीरियंस हैं वही नॉलेज है, जो आपके एक्सपीरियंस नहीं है वो कोई नॉलेज नहीं है। जैसे आपने देखा कोई बाबा जो होते हैं वो ध्यान लगाए होते हैं ना, सोच रहे हैं। तो अगर आप आएंगे मॉडर्न थिंकर के पास तो वो इस तरह की पद्धति से बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। उनका कहना है कुछ बहुत ध्यान लगाने से, बहुत कल्पना करने से, कुछ बहुत सोचने से, कुछ बहुत डीप थिंकिंग करने से, स्पेकुलेशन करने से इससे कुछ नहीं होता है। हमको जाके रियलिटी को देखना होगा और हमारा जो एक्सपीरियंस है वही रियलिटी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस क्लास में आया तो मैंने देखा एक कुर्सी है जो गेट पर रखी हुई है, अच्छा, तो इंपेरिकल, ये हुआ इंपेरिकल स्टडी। क्या हुआ ये? इंपेरिकल, कि जो हमने देखा, जो हमने एक्सपीरियंस किया वही ज्ञान है। और एक हो गया कंटेम्पलेटिव थिंकिंग, ये कुर्सी है, ये कुर्सी के 4 पैर हैं, ये 4 पैर क्यों बने हुए हैं, किसने इन्हें बनाया, इसकी लकड़ियां कहां से आई, लकड़ी जो थी कोई जंगल से आया, जंगल में कौन रहते थे, जंगल में और कौन कौन से रहते थे, क्या जंगल में इंसान के अलावा जानवर भी रहते हैं, क्या इंसान और जानवर के बीच में कोई किस तरह का संबंध है, क्या जंगल में ऐसा हो सकता है कि कुछ बहुत सारे जिन रहते होंगे, बहुत सारे और भी प्राणी एलियन रहते होंगे, तो क्या अब जंगल कुछ दिनों के बाद सूख जाएंगे, क्या बहुत बारिश होने के बाद वहां जानवर डूब रहे होंगे। ये सारी थिंकिंग होती है आपको स्पेकुलेशन वाले। आप लोग भी जब आपस में बात करते हैं इतना क्यों सोचती हो, नहीं होता है, बोलते हैं ना, हैं ओवर थिंकिंग। क्या क्या बोल रही है? ओवर थिंकिंग। कुछ कह रही है, बोलिए, कुछ नहीं, बोलिए बोलिए। अच्छा, तो वही कंटेम्पलेट करना। आप हिंदी में देखिए कंटेम्पलेट का क्या मतलब, मुझे लगता है चिंतन मनन करना, कल्पना। जैसे आपने देखा होगा ना कि सोचना, बहुत सोचना, डीप सोचना, लंबा सोचना, खूब सोचना। तो जो मॉडर्न थिंकर्स आए वो कह रहे हैं कि नहीं, ये एक्सपीरियंस नहीं है रियलिटी। रियलिटी जो है, जो देखा वही रियलिटी है। अब आप देखते होंगे कि जो साइंस वाले जो होते हैं, साइंस वाले जो लैब में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ज्यादा इंपेरिकल स्टडी करते हैं कि स्पेकुलेटिव स्टडी करते हैं? बोलिए। जो लैब में जो साइंटिस्ट होते हैं या जो साइंस, मान लीजिए आपने बीएससी किया या आईएससी किया, और अगर आप जाके लैब के अंदर में कुछ चीजें पानी के अंदर में कुछ जा रहे हैं, सोडियम डाल रही हैं और सोडियम से पानी निकाल रही हैं, तो वो क्या स्पेकुलेटिव थिंकिंग हुआ कि वो आपको इंपेरिकल थिंकिंग हुआ? वो इंपेरिकल थिंकिंग हुआ, क्योंकि आप जो है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ज्ञान ले रही हैं। आप बहुत उस तरह से मनन और चिंतन नहीं कर रही हैं। तो आधुनिक काल के जो चिंतक थे उन्होंने जोर दिया कि इंपेरिकल स्टडी करो, ज्यादा स्पेकुलेटिव करने की जरूरत नहीं है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आग जल रही है, मैं आया यहाँ पे, मान लीजिए मुझे पता नहीं है क्या है, तो यहाँ पे आया, आग के पास आया, तो कुछ हमको गर्मी लगी। अरे मुझे आग के पास आने पे गर्मी लग रही है, तुम जाओ जरा। आप भी आई, हाँ मुझे भी गर्मी लग रही है, तुम जाओ, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। तो जब 10 गए और 10 को गर्मी लगी, तो क्या हुआ? आग के पास जाने से गर्मी लगती है। ये आपको इंपेरिकल बेस्ड स्टडीज हुआ। आप आग को देखें, आग के करीब गए, आग को अपने आग के करीब आपको गर्मी लगी, और गर्मी सिर्फ एक इंसान को नहीं लगी। अगर एक को लगती है और इनको कहता आप आग के पास, इनको कहता मुझे तो ठंडा लग रहा है,
तो वो पैटर्न नहीं हुआ। आपने सबसे पूछा आपको गर्मी लग रही, ओके गर्मी गर्मी गर्मी। तो जब 10 20 50 100 लोगों को जब गर्मी लगती है, इसका मतलब कि आग के पास जाने के बाद गर्मी लगती है। यानी ये हो गया एक तरह का इंपेरिकल थिंकिंग। आप गए, एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस करने के बाद आपने उसको बार बार रिपीट किया, रिपीट करने के बाद एक पैटर्न उभरा, और पैटर्न उभरने के बाद जो रियलिटी पैदा हुई वह रियलिटी जो है स्पेकुलेशन पर बेस्ड नहीं हो, बिल्कुल फैक्ट पर बेस्ड है, बिल्कुल, है ना। वो आग है तो वहां गर्मी होगी होगी। तो इस तरह की थिंकिंग जो थी वो साइंस में बहुत ही, साइंस ऐसा ही सोचता है, साइंस स्पेकुलेशन नहीं करता है। तो मॉडर्न थिंकर जो है उनका जोर था कि एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए हर चीज। वो पहले की तरह बहुत ही स्पेकुलेटिव वैसा नहीं, जो देखा वही सच्चाई, और जो महसूस किया वही सच्चाई, और उसी चीज को बार बार रिपीट करना है आपको। रिपीट करने के बाद जो पैटर्न बनता है उसी को रियलिटी माना जाता है। तो मॉडर्न थिंकर ने उसी को रियलिटी माना। अब आप जब जाती हैं तो बीपी चेक करती हैं किसी का, इनका बीपी चेक करो, तो 80/120 आता है तो बोला जाता है नहीं बीपी नॉर्मल है। लेकिन 160/100 आ जाए तो लोगों को लगेगा नहीं नहीं कुछ बीपी ठीक नहीं चल रहा है। तो कैसे बीपी हुआ? बीपी हुआ ऐसे कि किसी डॉक्टर ने, साइंटिस्ट ने बार बार इंसान का बीपी नापा, हेल्दी आदमी का नापा, बीमार आदमी का नापा बीपी, नापते नापते एक दिन उसको एकदम कन्विंस हो गया कि जो हेल्दी आदमी होते हैं वो 80/120 के आसपास रहते हैं, और जो बीमार होते हैं उनका 120/200 के बीच में होता है। तो ये कैसे आया? ये इंपेरिकल साइंस से आया। इंपेरिकल साइंस का मतलब हम एक्सपीरियंस बेस्ड होगा। ये जो है, ये मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन है, क्या है ये, क्या है ये, क्या है? तो सबने कहा है मोबाइल फोन है तो ये मोबाइल फोन है। ये हो गया इंपेरिकल स्टडीज। तो इस तरह से जो मॉडर्न थिंकर थे उन लोगों ने इंपेरिकल स्टडीज पे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि चीजें एक्सीडेंटल हैं, और उनका जो मेथड था वो था इंपेरिकल एंड डिस्क्राइबिंग। डिस्क्राइब करते थे, इंपेरिकली बताते थे। और उन्होंने क्या किया है? रिजेक्ट कर दिया है स्पेकुलेशन को, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है किस चीज को? इंटरप्रिटेशन को। इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, इंटरप्रिटेशन का जो मेथड होगा वो नहीं चलेगा, स्पेकुलेशन नहीं चलेगा। अब एक सिंपल सी बात, मैं क्लास के अंदर में आऊं और आप सब लोगों को एक पेज दे दूं, आज मैंने एक सेमेस्टर आप लोगों को पढ़ा दिया, आप लिखिए कि अभय सर ने कितना अच्छा पढ़ाया और कितना बुरा पढ़ाया। तो इन सबको मैंने, मान लीजिए कि मैंने दे दिया, एक एक पेज दे दिया, आपको सिर्फ 2-3 लाइन में लिखना है। इन्होंने लिखा अभय सर बहुत ही बुरा है, इनसे पूछा बिल्कुल बुरा है, इनसे पूछा बिल्कुल बुरा है, इनसे पूछा नहीं, उसकी बातें समझ में नहीं आती है, मगर इनसे पूछा तो कहा नहीं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, मैंने ऐसा टीचर देखा ही नहीं। तो क्या हुआ? एक ही व्यक्ति के बारे में लोगों की अलग अलग राय हो जाती है कि नहीं हो जाती है? इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। आपको एक ही रियलिटी एक नहीं हो सकती है। रियलिटी जो है वो अलग अलग लोग जब देखते हैं तो उसके अलग अलग माने निकालते हैं कि नहीं? एक कविता के कितने माने होते हैं, एक कहानी के कितने माने होते हैं, है कि नहीं है? तो उसी तरह से क्या है कि जो मॉडर्न थिंकर्स थे इन्होंने इंटरप्रिटेशन का जो मेथड था उसको रिजेक्ट किया, स्पेकुलेशन यानी कल्पना को रिजेक्ट किया, और किस चीजों को माना उन्होंने? कि हम इंपेरिकल स्टडी करेंगे, है ना, हम डिस्क्राइब करेंगे, जो महसूस करेंगे उसी की बात करेंगे, और जिस चीज को महसूस करेंगे उसको बार बार एक्सपेरिमेंट करके हम जो हैं उसके बाद में एक पैटर्न भी बना लेंगे। अब आप बताइए, जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो इंटरप्रिटेशन करते हैं कि वो इंपेरिकल स्टडी करते हैं? इंपेरिकल स्टडी। तो आपको ये भी बात याद रखना पड़ेगा कि साइंस का असर इतना ज्यादा था कि पॉलिटिकल साइंस के ऊपर भी बहुत सारे स्कॉलर होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल साइंस जो होना चाहिए वो बिल्कुल इंपेरिकल होना चाहिए, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इसमें कोई वैल्यूज की जगह नहीं होनी। वैल्यूज का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपकी राय कुछ नहीं होनी चाहिए, है ना, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो है वही है। जैसे आग को हमने छुआ तो गर्मी लगी, पानी को छुआ तो ठंडा लगा, बर्फ को छुआ तो और भी ठंडा लगा। इसी तरह से वो चाहते हैं कि समाज को भी हम ऐसा ही स्टडी करें कि बिल्कुल जो है उसी को प्रस्तुत कर दें। तो ये है। तो उन्होंने क्या किया कि इसी तरह से उन्होंने रेगुलरिटी और पैटर्न को ढूंढना शुरू किया। साइंस में भी ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है, साइंस में भी एक्सपेरिमेंट होता है। आपने देखा होगा
कि कोई लैब में जा रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, अच्छा क्या कंक्लूजन, एक दिन लिख दिया, फिर अगले दिन गया, क्या उसका कंक्लूजन हुआ, एक दिन लिख दिया, तीसरे दिन गया, कंक्लूज करते करते बहुत दिन तक जब रिसर्च करता है तो उसको एक पैटर्न दिखता है। तो हमारे पॉलिटिकल साइंस में भी, हमारे इकोनॉमिक्स में भी, हमारे हिस्ट्री में भी, हमारे सोशियोलॉजी में भी इंपेरिकल थिंकिंग जो है उसका बहुत बड़ा असर है। इसीलिए बार बार सवाल आता है, क्या सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या सोशल साइंस वैल्यू बेस्ड होना चाहिए? क्या पॉलिटिकल साइंस जो है वो मूल्यों पे आधारित होना चाहिए या सोशल साइंस जो होगा वो बिल्कुल तथ्यों की बात करेगा? आप बताइए, जो मॉडर्न थिंक करते हैं वो मूल्यों की बात कर रहे थे कि तथ्यों की बात कर रहे थे? बताइए। नहीं, तथ्यों की। तथ्य का मतलब तो फैक्ट। वो कहता है फैक्ट, आप क्या खुद सोचते हैं इससे लेना देना नहीं है। आपका बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। और उनका काम था कि हम डिस्क्राइब करेंगे, जो भी हम रियलिटी को देखेंगे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे हम आग के पास गए, आग को देखा गर्म है, आपको भी गर्म लगा, इनको भी गर्म लगा, इनको भी गर्म लगा, इनको, तो हो गया रियलिटी। क्या हुआ कि आग गर्म होता है ना? तो हमने इसके लिए तो ध्यान तो नहीं किया था ना, आग कैसा होता है। कोई तो आके हमको, कोई बाबा और कोई भगवान तो आके हमको नहीं बोले थे ना कि आग कैसा होता है। हमने आग को जाके रियलिटी में देखा। तो फिलॉसफी के अंदर में, साइंस के अंदर में, सोशल साइंस के अंदर में हमेशा एक डिबेट है कि क्या हमें मूल्यों पे आधारित रिसर्च करना चाहिए कि हमें सिर्फ फैक्ट्स पे बेस्ड आधारित रिसर्च करना चाहिए। तो जो मॉडर्न थिंकर्स हैं, मॉडर्न थिंकर्स, इनका जोर था कि नहीं, मूल्यों की कोई जगह नहीं। यहाँ मूल्य का मतलब पैसा नहीं, मूल्य का मतलब हुआ आपके ये प्रिंसिपल, आप क्या होना चाहिए, ये इसका मतलब हुआ। वो कह रहे कि नहीं, जैसे डॉक्टर रिसर्च करते हैं तो वो मूल्य पे रिसर्च करते हैं कि फैक्ट पे रिसर्च करते हैं? बोलिए, फैक्ट पे करते हैं। कोई इंजीनियर पुल बनाते हैं तो मूल्य के आधार पर करते हैं कि फैक्ट के आधार पर करते हैं? फैक्ट के आधार पर। तो ये सारा असर है, आपको दिख रहा है इंपेरिकल साइंस से कितना असर है ना? वो सिर्फ पे दिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरी माँ जो है, जब हम लोग कभी पटना से गुजरते हैं तो वह एक बहुत बड़ा ब्रिज है, महात्मा गांधी सेतु ब्रिज। तो मेरी माँ जब भी वहां से गुजरती हैं तो क्या करती हैं, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, ऐसा बोलती हैं। लेकिन जब एक कोई इंजीनियर जाता है तो इंजीनियर कहता है ओके इस पे पुल बनाना है, बहुत पुल ये है, पुल जो है बनाने के लिए हमें बहुत सीमेंट चाहिए, बहुत पत्थर चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा पिलर की जरूरत है। तो जब इंजीनियर जा रहा है उस रिवर के पास, तो वो उसको गंगा माँ समझ रहा है कि उसको सिर्फ पानी समझ रहा है, पानी। लेकिन जब मेरी माँ वहां जाने तो उनको वो भगवान देख रही हैं। तो ये जो भगवान वाली जो देखने की बात हो गई, वो हो गया मूल्य आपके हो गए। तो वो जो इंपेरिकल साइंस जो है वो कहता है मूल्य नहीं, जो है वही है, कोई इसका कोई ये नहीं है, बाकी चीजें नहीं। जो है पानी है तो पानी है, कितना पानी है, पिलर लगाने के लिए कितना सीमेंट चाहिए, कितना सरिया चाहिए, कितने दिनों में काम होगा, बिल्कुल एकदम डिस्क्राइब करना। ओके कम ऑन, बुलडोजर लाओ, ये लाओ, सीमेंट लाओ, आप सरिया लाओ, बिल्कुल यहाँ पे पुल बनाओ। ये वैल्यू बेस्ड स्टडी नहीं हुआ। तो कभी कभी सवाल आएगा आपको इंटरव्यू में पूछेगा, आपको क्या लग रहा है कि राजनीतिक शास्त्र जो है वो मूल्यों पे आधारित होना चाहिए कि वो फैक्ट्स पे आधारित होना चाहिए? फैक्ट्स पे। लेकिन इसका आलोचना भी होगा। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि मूल्यों पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ फैक्ट्स पे होना चाहिए। लेकिन दूसरे लोग भी आके उनसे सवाल पूछेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब देखिए कि जो इंपेरिकल स्टडीज है इसका वो आलोचना हो रहा है। अब मान लीजिए जो लैब में स्टडी कर रहा है, आग के पास गया, आग को छू लिया और कहा आग ऐसे है, वो बोलेगा वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका इन लोगों का आलोचना, मॉडर्न थिंकर का आलोचना ऐसे हो रहा है, नहीं, हर चीज रियलिटी नहीं होती है। क्या? हर चीज रियलिटी नहीं है, मूल्यों की भी जरूरत होती है। कि हम जब दुनिया को है, जो इनकी आलोचना करेगा मॉडर्न थिंकर को, वो आके क्या करे, दुनिया को आप सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर नहीं समझ सकते हैं, हम दुनिया को कॉन्सेप्ट्स के आधार पर समझते हैं, है ना? कैसे समझते हैं? कॉन्सेप्ट के आधार पर समझते हैं। विदाउट कॉन्सेप्ट, विदाउट कंटेम्पलेशन, विदाउट वैल्यूज, विदाउट मूल्य हम नहीं दुनिया को समझ पाएंगे। इंसान बात करता है, जब इंसान दुनिया में जब जाता है तो इंसान सिर्फ फैक्ट्स की वजह से नहीं काम करता, उसको कॉन्सेप्ट भी होता। हम सिर्फ फैक्ट से नहीं हम गाइड होते हैं, हम कॉन्सेप्ट से गाइड होते हैं।
अब आप बताइए, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले लिए। महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हो गई। तो जब महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई तो हमको अखबार की हेडिंग लगानी है। मान लीजिए आप पत्रकार हैं, महात्मा गांधी जी को मार डाला गया, महात्मा गांधी जी मर गए, महात्मा गांधी जी का मर्डर हो गया, महात्मा गांधी जी को किल कर दिया गया। या हम लिखेंगे कि महात्मा गांधी का एसिसिनेशन हो गया। क्या लिखेंगे? महात्मा जी को मार दिया। नहीं, एसिसिनेशन का मतलब होता है कि किसी को पॉलिटिकल कॉज के लिए मार दिया गया। हत्या कर दी। मतलब हिंदी में तो हिंदी में पता नहीं उसका क्या लिखते हैं, अंग्रेजी में एसिसिनेशन का मतलब होता है कि पॉलिटिकल कॉज के लिए मार गया। उनको मारा गया होगा एक राजनीतिक कारण की वजह से। तो जब हम, लेकिन वही कोई आम आदमी अगर वो मर जाता है, मान लीजिए घर में जमीन के झगड़े के लिए दो भाइयों के बीच में गोली चल गई और एक मर गए, तो वहां पे आप मर्डर ही लिखेंगे, वहां पे एसिसिनेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं की है, वो घरेलू कारणों से किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं एक ही चीज की। जी ठीक है, शहीद हो गए, सही कहा आपने। जी जी हाँ, तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि इंसान जो होता है हमेशा कॉन्सेप्ट से खेलता है। आपने कविता सुना होगा ना, कविता कोई भी कविता बताइए, किसी का हमें बखान करना होता है, किसी को अपने दिल का ये करना है, मतलब उसको अगर उसके प्रति प्रेम जताना है तो उसके लिए अलग लाइन है, अगर हमको उसके प्रति नफरत जगाना है तो उसके लिए अलग लाइन है। तो कहना यह है कि इंपेरिकल साइंस की जो बात कर रहे हैं उनकी आलोचना यह है कि सर फैक्ट्स तो इंपॉर्टेंट है, राइट, लेकिन सिर्फ फैक्ट से इंसान नहीं समझ सकता है हर चीजों को। इंसान जो है उसको हमेशा कंसेप्ट से समझता है। अब आपसे मैं पूछूं कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है, बताइए, कुछ भी हो। इनका फेवरेट गाना होगा ABC, इनका फेवरेट गाना होगा EFG, इनका फेवरेट गाना होगा DFL। तो उसी तरह से देखिए हमारे गाने कैसे अलग है, हमारी सोच कैसे अलग है, हमारे ड्रेस कैसे अलग हैं। अगर हम कहें कि हमें घूमने जाना है जी, तो कोई कहेगा जयपुर चलो, कोई कहेगा गोवा चलो, कोई कहेगा केरला चलो, कोई कहेगा आपको इंडिया गेट चलो। तो दुनिया में क्या है कि हम बगैर कॉन्सेप्ट के नहीं समझ सकते, और जब कॉन्सेप्ट आते हैं तो कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जाएगा, एक तरह से नहीं समझा जाएगा। यानी इंपेरिकल स्टडीज ठीक है, लेकिन इंसान इंटरप्रिटेशन करेगा ही करेगा, इंसान जो है स्पेकुलेशन करेगा ही करेगा, इंसान जो है वो कंटेम्पलेशन करेगा ही करेगा। इसलिए जो क्रिटिसिज्म है इंपेरिकल स्टडीज का, उनका कहना है कि इंपेरिकल रियलिटी को जिस तरह से कंट्रोल करके समझा जाता है उससे हमें दूर जाने की जरूरत है, हमें इसके अलावे भी रियलिटी को समझने की जरूरत है। अब आप एक चीज बताइए, एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप किसी गांव में गई और गांव में जाने के बाद आप एक दलित बस्ती में गई या शेड्यूल कास्ट की बस्ती में गई। वहां पे जाने के बाद मान लीजिए आप पत्रकार है, मुस्कान पत्रकार है, मान लीजिए मुस्कान पत्रकार है इंसाफ टाइम्स के लिए, और ये जा रही है पत्रकार हैं और गांव में गई। तो गांव में उन्होंने देखा कि ऐसा ही चौक पे बैठी हुई एक चाय की दुकान है। तो जब चाय की दुकान है तो वहां पे क्या है कि चाय, एक व्यक्ति जा रहा है चाय मांगने के लिए, साहब एक चाय दे दो। तो बोला है तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ABCD है। कप लाए हो अपने घर से? क्यों? हम तो पैसा दे रहे हैं, आप सबको कप में दे रहे हो, मुझे बगैर कप में मुझे भी दो। नहीं, तुम्हें पता नहीं है तुम कहां से आते हो, तुम्हारा घर क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हें कप में चाय नहीं मिलेगा, तुम अपना कप लेके आओ। फिर वो बहुत उदास हुआ, वो दूर चला गया। ये पत्रकार हैं। तो अगर सिर्फ इन्होंने सिर्फ इतना ही देखा है ना, तो ये क्या समझेंगी कि एक बहुत ही बुरा दुकानदार है ना, जिसका किसी से झगड़ा होगा इसीलिए उसको कप में चाय नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई की है, बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ा है, अगर आप जाति प्रथा को समझ रही हैं, अगर आप छुआछूत के बारे में जान रही हैं, तो आपको लगेगा अच्छा यहाँ पे तो छुआछूत कर रहा है, समझ में आ गया, ओके कंप्लेन करो, इसके लिए लड़ना पड़ेगा हम लोगों को, ये कैसे अन्याय हो सकता है, इस गांव के अंदर में इतना छुआछूत हो रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है, ये जो देश है इसके अंदर में छुआछूत हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, हमें लड़ना होगा। तो इन्होंने क्या किया, जो रियलिटी देखी, अगर इनके पास जाति के बारे में जानकारी नहीं होती, अगर इनको छुआछूत के बारे में जानकारी नहीं होती, अगर इनके पास बाबा साहब अंबेडकर का थॉट नहीं होता, अगर इनके पास सोच नहीं होती, तो वहां तक रियलिटी तक पहुंचती।
इसीलिए कहा गया है कि अगर आप दुनिया को देखने जा रहे हो तो जब तक आपके दिमाग में समझदारी नहीं है तब तक दुनिया नहीं दिखती है। आप जब मान लो किसी कैंटीन में जाते हो, कैंटीन में तो कोई लाके आपको चाय लाके देता है, मोमो लाके देता है, आप कभी सोचते हो कि मोमो अंदर बना कौन रहा होगा, उसका प्लेट कौन साफ कर रहा होगा? जब आप मान लो किसी कैंटीन में बैठते हो और कैंटीन बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल एकदम एसी लगा हुआ है, कैंटीन में मोमो आ गया और आप खा रही हैं, तो इंपेरिकल रियलिटी तो यही है ना कि एक कैंटीन है, बहुत ही अच्छा कैंटीन है, एक मोमो है, मोमो बहुत ही टेस्टी है, मोमो खाने के बाद बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी तो रियलिटी है। एक बर्तन मांजने वाला घर होगा, छोटे छोटे बच्चे बर्तन मांज रहे होंगे, उनको छुट्टियां नहीं मिल रही होंगी, उनको पैसे कम मिल रहे होंगे, उनके माँ और उनके पापा रो रहे होंगे कि मेरा बच्चा दिवाली में घर क्यों नहीं आया, उसके हाथ बर्तन मांजते मांजते सूज गए होंगे, वो कहाँ सोता होगा, वो कहाँ खाता होगा, सर्दी आ गई, चाइल्ड लेबर हो रहा है, कितनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है, हमें कुछ करना हो। तो सिर्फ रियलिटी सिर्फ देखने से नहीं होता है, आपके दिमाग में भी कुछ समझदारी होनी चाहिए, नहीं तो आप उसका कोई मतलब नहीं निकाल पाओगे। तो कहने का मतलब है, इसी को कहा जाता है कि कंट्रोल्ड इंपेरिकल रियलिटी से हमें दूर जाना पड़ेगा। कंट्रोल्ड रियलिटी क्या हो गई? दुकान है, मोमो बिक रहा है, मोमो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है, वाह वाह सब कुछ अच्छा, लेकिन उससे जब आप दूर जाएंगे तो आपको कहानियां और भी पता चलेंगी। तो क्या है कि हमें कंट्रोल्ड रियलिटी से बाहर जाकर रियलिटी को देखनी पड़ेगी। इसलिए पॉलिटिकल थियरी का काम है एक्सप्लेन करना, ठीक है, इंपेरिकल स्कॉलर्स के साथ यहाँ पे एग्री कर रहा है, एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हमें क्रिटिकल भी होना पड़ेगा, हमें नॉर्मेटिव भी होना पड़ेगा, हमें कंटेम्पलेटिव भी होना। यानी पॉलिटिकल थियरी का फंक्शन सिर्फ रियलिटी को प्रस्तुत ही नहीं करना होगा, बल्कि उस पर आलोचनात्मक दृष्टि भी रखनी होगी, हमें फिर उसके बारे में सोचना भी होगा, मंथन भी करना पड़ेगा, चिंतन भी करना पड़ेगा, और हमारे कुछ आदर्श भी होने चाहिए। फिर मैं एग्जांपल मोमो और दुकान की देता हूं। अगर किसी मोमो की दुकान में आप गए और वहां पे आपको मोमो मिल गया या नूडल्स मिल गया, बहुत ही अच्छा है, खाने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एसी अच्छा चल रहा है, तो अगर आपने कहा हाँ बहुत ही अच्छा एसी था, बहुत ही अच्छा खाने में था, बिल्कुल अच्छा था, तो आपने क्या किया, रियलिटी को बहुत कंट्रोल तरीके से समझा। लेकिन अगर आप ये सोचती हैं अच्छा ये मोमो कौन बना रहा है, ये बर्तन कौन मांज रहा है, बर्तन मांजने वाले को कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या यहाँ चाइल्ड लेबर तो नहीं हो रहा है, जब वो मोमो लेके आया तो मैं देख रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, उसके ऊपर मालिक चिल्ला भी रहा था, तो क्या यहाँ लेबर लॉ का पालन नहीं हो रहा है, क्या यहाँ पे बच्चों के साथ चाइल्ड लेबर के साथ जो है बुरा सलूक हो रहा है, तो क्या हमें इसके लिए कंप्लेन करना चाहिए। तो जब आप तह के अंदर जाते हैं, इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक दृष्टि। तो हमने देखा कि हमने एक पूरा सर्कल ले लिया कि पहले जो थिंकिंग होती थी वो स्पेकुलेटिव थी, फिलोसॉफिकल थी, उसको इन्होंने आलोचना किया, किन्होंने किया, मॉडर्न थिंकर्स ने किया। और जब मॉडर्न थिंकर्स ने उसकी आलोचना की तो उन्होंने कहा कि नहीं, रियलिटी वही है जो दिखती है, रियलिटी वही है जो एक्सपीरियंस है, और हमको बाकी ज्यादा सोच, गौर, फिक्र, स्पेकुलेशन को नहीं जगह देनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन को नहीं जगह देनी चाहिए। लेकिन फिर बाद के थिंकर्स फिर उनको आलोचनात्मक दृष्टि रखते हुए कहते हैं कि ठीक है, रियलिटी बिल्कुल सही है कि जो दिखता है वही रियलिटी है, लेकिन हम सिर्फ रियलिटी जो दिखता है वहीं तक मानेंगे तो आप जो है पूरे रियलिटी को नहीं समझ पाएंगे। जो दिखता है वही रियलिटी है तो कई बार तो आप धोखे में पड़ जाएंगे ना। जो चीज रियलिटी है वही सत्य है, ये भी सही नहीं है। अगर हमने रात में किसी चीज को लटका हुआ देखा और हमने उसे सांप मान लिया, कई बार रात में रस्सी भी सांप की तरह दिखता है कि नहीं दिखता है। कई बार आपको रेगिस्तान में ऐसा लगता है कि पानी है वहां पे, है ना, होता है ना। अगर आप कभी रेगिस्तान में जाएंगे तो देखेंगे कुछ लू टाइप की चलती है, कुछ चलता है ना, कुछ वो लगता है पानी ही पानी है ना। तो कई बार जो रियलिटी होती है कई बार धोखा भी हो जाता है। तो हमें रियलिटी जरूर चाहिए, लेकिन हमें कंटेम्पलेशन भी करना है, हमें सोच करना है, हमें गौर फिक्र करना है, हमें चिंतन करना है, हमें मंथन करना है, हमें आंखों से देखी हुई रियलिटी से दूर भी समझने की कोशिश करना है। और पॉलिटिकल थियरी जो है वो उसका काम एक क्रिटिकल भी होना चाहिए, उसमें वैल्यू बेस्ड भी होना चाहिए। और पॉलिटिकल थियरी जो है कभी भी कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि बगैर कॉन्सेप्ट के हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, हम दुनिया को समझ नहीं पाएंगे।
और इसके अलावा क्या है कि हमारे अंदर में अगर जब तक मूल्य नहीं होगा तब तक हम पॉलिटिकल थ्योरी नहीं कर सकते हैं।